students, my name is Adesh Sethi. Let's start with a new topic that is the coming of factory. अब वर्ल्ड के अंदर फैक्ट्री कब आई, सबसे पहली फैक्ट्री कैसे होती थी, किस तरीके से फैक्ट्री के बारे में रहा, ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला पार्ट कि सर सबसे पहली फैक्ट्रीज वर्ल्ड के अंदर कब आई, ठीक है। तो सबसे पहले ये तुमको याद रखना है कि पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो सबसे पहले कुछ 1730 से स्टार्ट हुआ और ये कुछ 1860 तक चला, ठीक है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन तुमको याद रखना है दैट इज 1730 से 1860। अब पढ़ते हैं क्या क्या बताया। बाय द 1730 द अर्लीस्ट इंडस्ट्री, सबसे पहले कहाँ पर आई सर, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड के अंदर आई सबसे पहले इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये चीज याद रखना कि इंग्लैंड में ही मतलब ब्रिटेन के अंदर ही सबसे पहले इंडस्ट्रीज भी आई। इवन जो रेलवेज था, ठीक है, रेलवेज भी सबसे पहले कहां पर आ रहा है, यहीं पर आया था। और रेलवेज आने के चक्कर में इंडस्ट्रीज को और बहुत ज्यादा पेस मिली, इसके बारे में और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बट सबसे पहले कमिंग ऑफ फैक्ट्री में तो हमारे इंडिया के अंदर नहीं, इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले फैक्ट्रीज कब आई, 1730 के अंदर। अब जब 1730 में फैक्ट्रीज आई तो फैक्ट्री के आने से क्या हुआ, ऑब्वियसली बात है सर फैक्ट्री के आने से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ होगा, है ना। अब फैक्ट्री के आने से डेवलपमेंट हुआ तो सर लोगों ने बहुत इजीली उसको एक्सेप्ट भी करा होगा, राइट। ऐसा ही हुआ होगा, नहीं ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ था, इनिशियली लोगों ने ना फैक्ट्रीज को एक्सेप्ट ही नहीं करा। फैक्ट्रीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करा, जो मशीन्स थी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करा। एक्सेप्ट क्यों नहीं करा, उसका रीजन अभी आगे अपन देखते चलेंगे। यहाँ पर बात करते हैं कि जो सबसे पहली इंडस्ट्रीज थी, सबसे पहली इंडस्ट्री कौन की, सबसे पहली जो इंडस्ट्री आई थी वो कॉटन इंडस्ट्री थी, मतलब ठीक है, कॉटन मिल्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले कौन आने लगी, कॉटन मिल्स आने लगी। फिर कॉटन मिल्स के बाद धीरे 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 मतलब कॉटन मिल्स से सबसे पहले टेक्सटाइल वाली जो चीज थी वो सबसे पहले चली। टेक्सटाइल के बाद में सेकंड नंबर पे जो आई थी वो मेटल इंडस्ट्री हुई, ठीक है। तो सबसे पहले कॉटन इंडस्ट्री आई, कॉटन इंडस्ट्रीज के बाद मेटल पे आई। तो कॉटन के बारे में क्या बताया, इन 1760 ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग अराउंड 2.5 मिलियन पाउंड ऑफ रॉ कॉटन, ठीक है। कितना कर पा रहा था सिर्फ वो, 2.5 मिलियन पाउंड। और किसके लिए कर रहा था कि अपनी जो कॉटन इंडस्ट्रीज जो वहां पर ऑलरेडी चल रही थी उनको ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता था और उससे फिर अदर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग होती थी। बट आगे धीरे 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 क्या बताया उन्होंने, इन दी 1787 तक आते आते क्या हुआ, 1787 तक आते आते ये कुछ 22 मिलियन पाउंड्स तक पहुंच गया, ठीक है। जो कि सिर्फ 2.5 मिलियन पाउंड्स के आसपास चल रहा था वो सीधे कहां तक पहुंच गया, 22 मिलियन पाउंड्स तक का इतना रॉ मटेरियल लोग क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। और इसके कारण अभी इंपोर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सर प्रोडक्शन बढ़ा होगा। तो सर किसके कारण हुआ, सर ये फैक्ट्रीज के कारण, मतलब जब इंडस्ट्रीज आई तो इंडस्ट्रीज के कारण इनका प्रोडक्शन बहुत पेस से ग्रो हुआ, ठीक है। लेकिन इनके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग अभी आगे समझने वाले हैं। A series of invention in the 18th century increased the efficiency of the each step of the production. हर एक छोटी छोटी स्टेप के बाद क्या होने लगा, प्रोडक्शन इसका बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा, क्योंकि अब पता है बहुत नई नई मशीन्स आने लगी। पहले सिर्फ हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि पहले सिर्फ नॉर्मल मशीन से, ठीक है, आप घर के अंदर ही विद द हेल्प ऑफ हैंडमेड टूल्स आप मशीन्स को मतलब प्रोडक्शन करते थे। वीवर्स जो रहते थे वो हाथ के थ्रू ही वहाँ पर काम करते थे। बट अब क्या होने लगा, अब मशीन्स आने लग गई और मशीन्स के आने से क्या हुआ, बहुत इफेक्टिवली काम होने लगा और अलग अलग प्रकार की मशीन्स आई। ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटी छोटी, हर सेक्टर के लिए छोटा काम है उसके लिए मशीन, बड़ा काम है उसके लिए मशीन। तो मशीन जब आने लगी ना तो इससे एफिशिएंसी जो थी, प्रोडक्शन जो था वो बढ़ गया। प्रोडक्शन बढ़ा तो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी ऑब्वियसली बात बढ़ेगी और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई ओवरऑल पूरी कंट्री की, ठीक है। बात करते हैं और इवन जब प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो पर वर्कर आउटपुट भी तो इंक्रीज होगा ना। तो यही चीज उन्होंने बताया कि दे एनहांस द आउटपुट पर वर्कर, ठीक है। पर वर्कर का आउटपुट बढ़ गया क्योंकि अब क्या कर रहा है, पहले मेरी बात समझना, पहले एक वर्कर है वो हाथ से काम चला रहा है, वो हाथ से वीविंग कर रहा है। बट अब क्या हो रहा है, अब उसके पास मशीन आ गई तो उसको थोड़ी सी मेहनत करनी है लेकिन आउटपुट क्या होगा, उसको ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर ही बात करी कि अब जो है आउटपुट वो ज्यादा देखने को मिला, ठीक है। दी रिचर आर्कवेट, इसने सबसे पहले क्या करी थी, जो कॉटन मिल थी वो, भाई साहब ये पूछ सकते हैं आपको कि सबसे पहले कॉटन जो मिल थी वो किन्होंने बनाई, तो उनका नाम है रिचर्ड आर्कवेट। आगे बात करते हैं, ये कुछ इस तरीके से कॉटन मिल्स हुआ करती थी जो रिचर्ड आर्कवेट ने बनाई। पॉइंट क्या था कि जो कॉटन मिल्स थी, यानी कॉटन मिल्स यानी पूरी जो फैक्ट्री जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो फैक्ट्री के अंदर होता क्या था कि मैं मशीनरी लगा रहा हूं,
ठीक है। मशीनरी जब लगा रहा हो तो मशीनरी सस्ती होती है क्या? कोई भी मशीन तुम देख लो किसी भी केस के अंदर, तो मशीन सस्ती होगी क्या? नहीं। तो मशीनरी क्या होती थी? कॉस्टली होती थी, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट बोला मैंने, मशीन्स कॉस्टली होती थी। दूसरे नंबर पे क्या होता था? मशीन कॉस्टली होने के कारण इनका ह्यूज मेंटेनेंस कॉस्ट भी होता था, ठीक है। तो ह्यूज मेंटेनेंस कॉस्ट भी बोला। तो पॉइंट क्या हो गया? क्या अब कुछ लोगों के दिमाग के अंदर एक ये पॉइंट आ गया कि यार भाई एक तो इतनी महंगी मशीन है तो उसको मैं लूं या नहीं लूं, इवन इसको मेंटेनेंस कॉस्ट भी देना मुझे पड़ेगा, तो उसे लूं या नहीं लूं, और क्या उसका जो मैं अगर मशीन लेता हूं तो वो कैसी रहेगी, उसका क्या आउटकम रहेगा, सक्सेसफुली वो चलेगी या नहीं चलेगी। तो बहुत कॉशियस से लोगों, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बातें घूमती रहती थी कि यार मुझे मशीन लेना है नहीं लेना है, लेना है, मतलब उनको डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी। देखते हैं जरा आगे। The costly new machines could be purchased, set up and maintained in the mill। अब जो मशीन्स थी वहां पर, क्योंकि पॉइंट क्या हुआ कि मशीन्स कॉस्टली थी तो एक पार्ट ये आ गया, दूसरे नंबर पे इनका ह्यूज मेंटेनेंस कॉस्ट था, ये भी रहा। तो ये पार्ट ये बता रहे हैं कि मशीन्स जो थी वो लगाई गई इंडस्ट्रीज के अंदर, और जो इंडस्ट्रीज लगाए, मतलब जब मशीन्स मैंने लगाई तो वन रूफ के अंदर ही, एक ही फैक्ट्री अब बन गई, वन रूफ के अंदर ही में क्या होने लगा, अब सारे ही काम होने लगे। पहले क्या होता था, हम लोग ने जैसे प्रोसेस पढ़ी थी, पहले भाई एक व्यक्ति के पास से गया सामान, फिर वो दूसरे के पास जाएगा, दूसरे से तीसरे के पास जाएगा, तीसरे से चौथा, और ऐसी मेरी प्रोसेस चलती जाएगी। तो कितनी ज्यादा स्टेप में माल जाएगा मेरा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो चारों स्टेप को मैं एक ही फैक्ट्री के अंदर ले आया, ठीक है। तो अंडर वन रूफ मैनेजमेंट होने से क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है टाइम सेव हुआ, टाइम सेव होने के साथ मेरी और इफेक्टिविटी बढ़ गई। This allowed a more careful supervision over the production process, a watch over quality and the regulation of labor। क्या क्या फायदे देखने को मिले सर? सबसे पहला फायदा मिला कि अब मेरे को अलग अलग देख कि कॉमन चीज समझना कि ये फर्स्ट नंबर की प्रोसेस, ये सेकंड नंबर की प्रोसेस, ये थर्ड नंबर की प्रोसेस, और ये फोर्थ नंबर की प्रोसेस, ठीक है। यहां से माल निकल के यहां, फिर यहां, और फिर यहां जा रहा है। जब यहां पर, तो इसके लिए मेरे को यहां पर क्वालिटी चेक करना है ना, सबसे पहले क्वालिटी चेक यहां पर करना है। क्वालिटी चेक करने के बाद यहां पर प्रॉपर कि भाई ये खराब है या नहीं है, ठीक है। जो चीज खराब होगी उसको बाहर निकालना पड़ेगा, प्रॉपर इंस्पेक्शन मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वर्कर्स कितना काम कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं, हो सकता है वो थोड़ा सा टाइम वेस्ट भी कर रहे हो, और फिर जब ये आउटपुट बना के देगा तब इसके पास जाएगा, तो इतना टाइम बीच का मेरा वेस्ट हुआ। इस व्यक्ति के पास जब जाएगा, ये जब आउटपुट देगा तब वापिस मुझे वही करना पड़ेगा, ठीक है। फिर जब आगे जाते तो हर प्रोसेस पे मेरे को, प्रोसेस एक्टिविटी तो सेम है ना, मुझे सुपरवाइज करना है, मुझे क्वालिटी को ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। वर्कर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं मेरे को उन पे भी ध्यान रखना है, और उसके चक्कर में क्या होगा, काम बहुत ज्यादा डिले हुआ। लेकिन अब जब वो वन रूफ के अंदर आ गया, ये चारों ही प्रोसेस मेरी एक ही जगह होने लगी, तो अब क्या होगा। और पॉइंट एक और चीज समझना, मैंने यहां पर जब मेरे एक फैक्ट्री में आया तो मैंने एक ही आदमी को अपॉइंट करा और उसको बोला कि तू भाई सब चेकिंग कर ले, ठीक है। बट यहाँ मेरे को लेबर जो था एक ही आदमी को, मतलब एक वर्कर को लगाया और उस वर्कर को बोला कि भाई तेरे को प्रॉपर लेबर पे भी ध्यान रखना है, तेरे को क्वालिटी चेक भी करना है, तेरे को प्रॉपर इंस्पेक्ट भी करते रहना है। इससे क्या फायदा होगा, ये चारों प्रोसेस में काम चलेंगे, टाइम वेस्ट कम होगा। लेकिन जब ऐसा काम होता था, ठीक है, जब फैक्ट्रीज नहीं थी तो मेरे को हर चार के लिए अलग अलग लेबर्स को ध्यान में रखना पड़ता था, हर अलग अलग वर्कर्स को लगाना पड़ता था, तो इवन मेरे को क्या करना पड़ता था, टाइम भी ज्यादा लग रहा है और मेरा आउटपुट जो होगा वो कम होगा। लेकिन ये आने के चक्कर में क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। उन्होंने बताया all of which had been difficult to do when production was in the countryside। क्लियर हो गया, बहुत डिफिकल्ट होता था क्योंकि ये प्लेस अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, चारों अलग अलग जगह पर है, तो मेरे को बहुत डिफिकल्ट हो जाता था इनको वापस चेक करना। आगे बढ़ते हैं। इन द अर्ली 19th century फैक्ट्री इंक्रीजिंगली बिकेम एन इंटीमेट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंडस्केप। कब तक बात बता रहे हैं, इन दी अर्ली 19th century। अर्ली 19th century में क्या हुआ है, जो मशीन्स थी, जो फैक्ट्रीज थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने लग गई सोसाइटी का। जो इंग्लिश सोसाइटी थी, यानी जो हम लोग इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के फ्रंट से ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने लगी, ठीक है। सो विजिबल वर द इम्पोजिंग ऑफ न्यू मिल्स, सो मैजिकल सीम टू बी द पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी दैट कंटेम्पररीज वर डेजर्ट। अब इन्होंने यहाँ पर क्या चीज बताई कि जब न्यू मिल्स आई तो एक नई टेक्नोलॉजी ग्रो हुई, नई टेक्नोलॉजी के ग्रो होने से क्या हो गया, ये सब मैजिकल लगने लगा कि यार भाई जो आउटपुट था वो बहुत अच्छा देखने को मिला। लेकिन यहां तक की चीज याद रखना कि ये जो आउटपुट था, ये जितनी भी चीजें थी, जब हम लोग फैक्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो ये कंट्री साइड में नहीं होने लगी, ठीक है। अब कंट्री साइड जा ही नहीं रहा है। पहले क्या होता था, देयर वाज अ गुड रिलेशन बिटवीन
दी टाउन्स एंड दी कंट्री साइड, ठीक है, दोनों के बीच में एक अच्छा लेन देन चलता था। जैसे हम लोगों ने समझा था भाई, टाउन से लोग जो ट्रेडर्स होते थे वो क्या होते थे, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स कंट्री साइड जाते थे, यहाँ से प्रोडक्ट लेते थे और ये इनको बेचते थे, फिर वापस यहाँ आते थे, इधर यहाँ से अब इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो इंटरनेशनल ट्रेड करते थे, डोमेस्टिक ट्रेड करना है डोमेस्टिक ट्रेड करते थे। बट स्टिल इन दोनों के लेन देन से क्या हो रहा था, एक अच्छी सोसाइटी चल रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये ब्रेक हो गई। सर ब्रेक क्यों हुई? क्योंकि अब जब फैक्ट्रीज आई तो मैं फैक्ट्रीज सारी चीजें जो चारों प्रोसेस थी मेरी वो मैंने यहीं टाउन्स के अंदर ही स्टैब्लिश कर ली। जब मैंने टाउन स्टैब्लिश कर ली तो मैं यहाँ कंट्री साइड में जाऊंगा ही नहीं ना। सॉरी, चलो लेट्स बी आगे बढ़ते हैं। मैं इसी टॉपिक काम कर रहा हूँ, मैं पूरे टॉपिक को वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। Contemporary. So visible were the imposing new mills, so magical seemed to be the power. Just a second. Yeah. So visible were the imposing new mills, so magical seemed to be the power. तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या होता है, जब इंडस्ट्रीज आने लगी तो अब पूरे, अब जैसे हम लोगों ने बोला कि पूरी इंग्लैंड की सोसाइटी में अब हमको इंपॉर्टेंस किसका देखने को मिल रहा है, हमको इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज की इंपॉर्टेंस देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब जब फैक्ट्रीज की इंपॉर्टेंस हमको देखने को मिलती है, कैसा बता रहा है कि इट इज विजिबल कि वहां पर नई मील्स आने लगी। ठीक है, यहाँ पर हमको प्रॉपर जो टेक्नोलॉजी की नई पार है, मैजिकल पार हमको दिखने लगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन से क्या हो रहा है, वहां पर मिल्स आई, वहां पर फैक्ट्रीज आई, मशीन्स आई, तो अब हमको आउटपुट जो है, हमको जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑब्वियसली बढ़ते हुए दिख रही है। इवन ये जो हमको पार्ट है यहाँ पर एकदम बहुत डेजलिंग लग रहा है। ठीक है कि यार ये इतनी सारी चीजें एक टाइम पे हो रहा है और ये इतना अच्छा आउटपुट हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, they concentrated their attention on the mills, almost forgetting bylines and the workshop of production, workshop where production still continued। अब मेरी बात समझना है, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है। पहले क्या हो रहा था कि पहले यहाँ पर हम लोग टाउन समझते हैं, पहले यहाँ पर टाउन्स है और दूसरे नंबर पे कंट्री साइड हम लोगों ने टीच रखी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज हुई, जब टाउन्स और कंट्री साइड में पहले क्या होता था, दोनों के बीच में प्रॉपर रिलेशन चलता जाता था। कंट्री साइड में यहाँ पर प्रॉपर प्रोडक्शन होता था। ठीक है, और ये लोग क्या करते थे, टाउन से पहले मर्चेंट्स कंट्री साइड जाते थे, यहाँ से जो प्रोडक्शन जो इनका आउटपुट हुआ वो लेते थे और टाउन्स में आते थे, यहाँ से अपने इंटरनेशनल ट्रेड को कंटिन्यू करते थे, डोमेस्टिक ट्रेड को कंटिन्यू करते थे और पैसा कमाते थे। वापस क्या करते थे, फिर यहाँ जाते थे, इनको ऑर्डर देते थे और ये प्रोसेस जो थी
वो कंटिन्यू थी। तो उसके कारण टाउन्स के अंदर भी प्रॉपर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा था और कंट्री साइड में भी प्रॉपर, मतलब इन दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन देखने को मिल रहा था और उसके चक्कर में दोनों ही जगह का अच्छा डेवलपमेंट हो रहा था। लेकिन जब इंडस्ट्रीज आई, जब फैक्ट्रीज आई, तो ये जो ये सीन हम लोग देखने को मिल रहे हैं, ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब सर ये ब्रेक क्यों हो गया? क्योंकि अब क्या हुआ, जो इंडस्ट्रीज थी, जो वर्कशॉप, जो जितना भी प्रोडक्शन होता था, वो कहां पर, वर्कशॉप्स कहां पर डल गई? अब सर टाउन्स के अंदर ही आ गई। जब वर्कशॉप्स टाउन्स में आ गई तो भाई अभी व्यक्ति ट्रेवल करके यहां जाएगा ही क्यों? जब मेरा काम टाउन में ही हो रहा है तो मैं कंट्री साइड जाऊंगा ही क्यों? तो ये क्या करने लगे, टाउन्स के अंदर इन्होंने यहाँ पर वर्कशॉप्स ओपन करी और यहाँ पर ये अंडर वन रूफ सारी एक्टिविटीज करने लगे। तो इन्होंने टाउन्स के अंदर ही सारा जो जितना भी कॉन्सेंट्रेशन था, इनका अटेंशन था मिल्स का, वो कहां पर रिस्ट्रिक्ट हो गया सर? वो टाउन्स में ही हो गया। और इन्होंने ऑलमोस्ट जो कंट्री साइड की जो इंपॉर्टेंस थी, जो बायलें थी, वो इन्होंने फॉरगेट कर दी, मतलब भूल गए। डन, यहां तक समझ में आ रहा है? लेकिन एक चीज और याद रखना, यहां पर उन्होंने बताया कि टाउन्स के, ये लोग टाउन्स हम लोग ने पढ़ा था, ये टाउन्स देखा था और इधर हम लोगों ने कंट्री साइड देखा था, ठीक है? तो ऐसा नहीं हुआ कि ये लोग भूल गए तो यहां पर कंट्री साइड के अंदर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। बात समझना, इन्होंने, टाउन्स वालों ने, जो मर्चेंट्स से, ट्रेडर्स से, इन्होंने कंट्री साइड की इंपॉर्टेंस भूली, लेकिन यहां पर भी वर्कशॉप्स प्रॉपरली चल रही थी, यहां पर भी काम हो रहा था, ठीक है? इन्होंने यहां पर नई वर्कशॉप्स डाली, इन्होंने यहां पर नई फैक्ट्री सेटअप करी, लेकिन यहां पर भी अभी भी इनका वर्कशॉप हो रहा था। हाँ, ये जरूर था कि टाउन से ट्रेडर्स का यहां पर जाना कम हो गया था, ठीक है? लेकिन स्टिल यहां पर भी काम चल रहा था, ठीक है? अब यहां पर बात करते हैं नया टॉपिक की, द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। अब जो इंडस्ट्रियल चेंज आया वो किस पेस से आया? अब एक बात समझना, पेस यानी किस स्पीड से आया है वहां पर चेंज। जब इंडस्ट्रियल चेंज आया, हम लोगों ने एक प्रॉपर टाइम पीरियड पढ़ा है सर 1730, ठीक है, 1730 से कब तक चल रहा था ये पूरा फेज? 1860 तक। और ये फर्स्ट फेज था, ठीक है? ये कौन सा फेज था? फर्स्ट फेज था। अब जरा तुम बताओ कि यहां पर इतने लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, जब यहां इतना टाइम लगा तो इंडस्ट्रियल पेस कैसा होगा? बहुत फास्ट, बहुत स्लो, रैपिड, किस तरीके से तुमको देखने को मिल रहा है? समझो, जब मेरे कुछ इतने लंबे साल देखने को मिल रहे हैं, कुछ 130, 70 और इधर 60, ठीक है, 760, मतलब 7 + 6 130 ईयर्स का मेरे को यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? एक प्रॉपर गैप देखने को मिला। तो ये जो इंडस्ट्रियल चेंज था वो कुछ 130 साल तक मेरे को देखने को मिला कि इतने समय तक इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इतने फेज के अंदर इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। तो सर इसका जो पेस होगा वो बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं होगा ना? चलो पढ़ते हैं अब इसके बारे में क्या बताया। यहां पर एक चीज याद रखना है, 130 मतलब 130 इन द सेंस 130 ईयर्स में तुमको बताया 130 ईयर्स, ये पूरा फेज याद रखना है। फर्स्ट हम लोग याद रख रहे हैं कि 1730 से कब तक चल रहा है सर? 1860 तक, फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। The most dynamic industries in the Britain were clearly cotton and metals. कौन सी इंडस्ट्री थी? दो, कॉटन और मेटल इंडस्ट्री। मैंने स्टार्टिंग में बताया, सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कॉटन आई। कॉटन जो थी वो सबसे अच्छा आउटपुट दे रही थी, कॉटन अच्छे से ग्रोथ, इंडस्ट्रीज जो फर्स्ट नंबर पे आई, तुमको भी याद रखना है, कॉटन थी वो। और कॉटन के बाद कौन सी इंडस्ट्रीज ग्रो हुई? कॉटन के बाद मेटल इंडस्ट्रीज आई। और मतलब इनिशियली जो फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज था, यही दो इंडस्ट्रीज ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। Growing at the rapid pace, cotton was the leading sector in the first phase of industrialization up to 1840. इंडस्ट्रियलाइजेशन का पूरा साल कब से था तुम्हारा? बताओ फटाफट कमेंट करना। हाँ, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के साल में कहां तक? अप टू 1840 तक मेरा क्या चल रहा था? यहां पर कॉटन बहुत अच्छी पेस से ग्रो कर रहा था, कॉटन ने बहुत बेनिफिट्स दिए। लेकिन 1840 के बाद क्या हुआ? 1840 के बाद सीधे आयरन और स्टील इंडस्ट्री की मार्केट में डिमांड आने लग गई। अब एक इससे क्वेश्चन आता है कि सर आयरन और इंडस्ट्रीज में, मतलब जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री थी उसमें ऐसा क्या हुआ कि 1840 के बाद इसकी एकदम से इतनी डिमांड बढ़ गई? ठीक है, कॉटन का मेरे को समझ में आता है कि सर हर कोई व्यक्ति कपड़े पहनेगा और लोग इतने ज्यादा, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, लोगों कपड़े की डिमांड बढ़ाते जाएंगे तो कपड़े बढ़ते गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1840 के बाद आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज कितनी डिमांड बढ़ी? तो उसका मेजर इंपॉर्टेंट सेक्टर है रेलवेज। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज के कारण बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई, किसकी? स्टील की और आयरन की, मतलब मेनली। ठीक है, तो अब रेलवेज कब इंट्रोड्यूस हुआ? सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर ही रेलवेज इंट्रोड्यूस हुआ कुछ 1804 के आसपास। ठीक है,
1804 के आसपास जब रेलवेज आया, ये धीरे 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 टाइम लगता पूरे आसपास की कॉलोनीज में भी धीरे धीरे फैला। बट अब 1840s के आसपास तक आते आते क्या हो गया था, हर पार्ट में डिफरेंट पार्ट्स में भी जो रेलवेज था बहुत बूम पे था। अब जब रेलवेज का एकदम फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है तो आयरन और स्टील की भी डिमांड फास्ट पेस से बढ़ने लग गई। With the expansion of railways in England from the 1840s, पॉइंट याद रखना, रेलवेज आया 1804 के अंदर, ठीक है, इसका पलट के 1840 पे गए, यहां से क्या हुआ, एक्सपांशन होने लगा। रेलवेज आया 04 में, लेकिन यहां से 1840 से रेलवेज का एक्सपांशन होना, बहुत तेजी से रेलवेज क्या होने लगा, ग्रो होने लगा। और 1860 से क्या हुआ, डिफरेंट कॉलोनीज जो वर्ल्ड की, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि इंडिया भी जो थी कॉलोनी थी, ठीक है, तो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो इंडिया के अंदर भी कौन आ गया था, रेलवे आया था। सर इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया कब हुआ, तो ये भी ईयर याद रखना, 1850 के अंदर रेलवेज का इंट्रोडक्शन इंडिया में देखने को मिला था। तो ये देखो, ये वही फेज चल रहा है हम लोग का 1840 के आसपास, 10 साल तक में इंडिया में तो जितनी कॉलोनीज थी आसपास की 1860 तक सारी कॉलोनीज पे क्या होने लगा था, रेलवेज का इंट्रोडक्शन हो गया था। रेलवेज के इंट्रोडक्शन से क्या हो गया, वहां पर डिमांड इसकी बढ़ने लगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। बाय 1873 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग आयरन एंड स्टील वर्थ अबाउट 77 मिलियन पाउंड। ठीक है, इतने मिलियन पाउंड्स का क्या कर रहे थे वो लोग, अपनी कंट्री से कौन एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब आयरन और स्टील एक्सपोर्ट कर रहे थे, विच वाज द डबल ऑफ इट्स कॉटन एक्सपोर्ट। ठीक है, जो कि इनके कॉटन एक्सपोर्ट का सीधे क्या था, डबल था। तो ऑब्वियसली बात है, अब जब मुझे फायदा जहां दिखेगा मैं उसी इंडस्ट्री में ग्रो करूंगा। तो इस कारण से जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन लोगों ने किस चीज पे दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया, उन लोगों ने आयरन पे स्टार्ट कर दिया रादर देन कॉटन पे। The new industries could not easily displace the traditional industries। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने जैसे तुम लोग को प्रॉपर टॉपिक के बाद भी वहां पर एक चीज समझाई कि जब इन दोनों के बीच में रिलेशन ब्रेक हुआ, टाउन्स और कंट्री साइड के अंदर सारी नई चीजें, नए डेवलपमेंट कहां पर हो रहे थे, टाउन्स के अंदर होते, यहाँ पर वर्कशॉप्स बन रही थी, यहाँ पर फैक्ट्रीज आ रही थी, बट स्टिल कंट्री साइड के अंदर भी वर्कशॉप्स थी, कंट्री साइड में वर्कशॉप्स थी। तो इस चीज से मुझे समझ में आ रहा है कि भले कितना ही पेस देखने को मिल जाए इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कितनी भी इंडस्ट्रीज आ जाए, कंट्री साइड पे ही, मतलब कंट्री साइड पे भी चीजें चलेंगी। इसकी इंपॉर्टेंस को आप टोटली स्किप नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या बताया, द न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट इजीली डिस्प्लेस द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की अभी भी इंपॉर्टेंस थी जो जनरली कंट्री साइड में थी। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी आएगा, समझना इस पार्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट तौर पे समझना कि अभी भी मान लो अगर मैं 100% वर्कफोर्स थी, तो 100% वर्कफोर्स में से अभी भी, ठीक है, 20% से भी कम वर्कफोर्स में, 18 to 20 समझ लो, 20% से भी कम वर्कफोर्स, लेस देन 20% वर्कफोर्स ही इंडल्ज थी किसके अंदर, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी उस टाइम पे, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी, तो वहां पर सिर्फ लेस देन 20% लोग इंडल्ज थे। बाकी के 80% लोग अभी भी किस सेक्टर में इंडल्ज हैं, जो उनकी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, कि जो जनरली कंट्री साइड में थी। गेटिंग में, आगे बात करते हैं। Textile was a dynamic sector, but a large portion of output was produced not within the factories but outside within the domestic units. Getting me? अभी हम लोगों ने देखा, क्योंकि वहां पर 20% ये, बाकी 80% लोग कहां पर एम्प्लॉयड है, अभी भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के अंदर। और इस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के अंदर से आउटपुट, जो कॉटन का आउटपुट है, जो कॉटन हम लोग ने बोला कि कॉटन टेक्सटाइल, तो इसका अभी भी जो मेजॉरिटी आउटपुट है वो हम लोग को 20% वाला साइड, यानी इंडस्ट्रीज वाला, मॉडर्न इंडस्ट्रीज वाले पार्ट में नहीं, ये हमको अभी भी कहां पर दिख रहा है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वाले पार्ट पे दिख रहा है। द पेस ऑफ चेंज इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज was not set by steam powered cotton और मेटल इंडस्ट्रीज। देखो समझना, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर पेस देखने को मिला वो इन चीजों के कारण नहीं आया, जो स्टीम पावर्ड या जो इंडस्ट्रीज जो मशीन से चल रही थी, ये अभी भी किस तरीके से चल रही थी, ये अभी भी ट्रेडिशनल अप्रोच से चल रही थी, बट ये स्टेगनेंट नहीं रही। क्या बोल रहा हूं, जो स्टीम पावर आया, देखो स्टीम पावर के आने से बहुत डेवलपमेंट हुआ, ऑब्वियसली स्टीम पावर एक बहुत अच्छी चीज हुई, स्टीम पावर के आने से बहुत रैपिड डेवलपमेंट दिखा, आउटपुट बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन जो अभी हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो इस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में स्टीम पावर्ड
कि जो स्टीम पावर्ड इंजन्स थे इनके कारण इतना आउटपुट नहीं देखने को मिला। आउटपुट जो देखने को मिल रहा था वो हम लोग को ट्रेडिशनल अप्रोच से ही देखने को मिल रहा था। और ट्रेडिशनल अप्रोच भी ऐसा नहीं कि सेम अभी भी ट्रेडिशनली काम कर रहे हैं। इन्होंने भी क्या करा, अपने आप की जो प्रोसेस थी उसको चेंज करे। इन्होंने भी छोटे मोटे इनोवेशंस करे, स्मॉल इनोवेशंस इन्होंने करे, जिसके थ्रू क्या होने लगा, इनका आउटपुट बढ़ा। अब उसके लिए देखिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर आता है। जनरली जो फर्नीचर का वर्क होता है, ठीक है, तो फर्नीचर के काम में क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ड्रिल मशीन की यूज़ होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसको ज्वाइन करना है मुझे। तो क्या होता था, जहाँ पर भी ड्रिलिंग का काम होता था ना, वहाँ एक इस प्रकार का टूल यूज़ किया जाता था, ठीक है, जो फर्नीचर बनाते हैं तो इस प्रकार का टूल यूज़ किया जाता था। बट अब क्या होने लगा, इन लोगों को जब मशीन आई तो ऑब्वियसली बात है बहुत स्पीड से काम होगा, ड्रिल मशीन की रिक्वायरमेंट, ड्रिल मशीन आने लग गई होगी, ठीक है। जब ड्रिल मशीन आई तो ऑब्वियसली बात है ना, एक्सपेंसिव होगी। अभी तो भाई जो छोटे लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है, उस व्यक्ति को तो ये अफोर्ड करना बहुत डिफिकल्ट होगा, तो वो इसी लेवल पे काम करेगा। लेकिन अगर वो इससे काम करता है तो उसका टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उसने एक ऐसा आउटपुट सोचा कि मैं एक ऐसा टूल बना लेता हूं जो मेरा ड्रिल मशीन के लेवल का काम कर दे। और क्या करूं मैं, उसको ड्रिल मशीन के लेवल तक का काम कर दे और मेरे पे कम पैसे लगे, ठीक है, और मेरी स्पीड बढ़ जाए। तो उन्होंने क्या करा कि इस प्रकार का एक टूल बनाया, ठीक है। अब उसी में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करे, ये जो टूल था इसी के अंदर थोड़े मॉडिफिकेशन करके इसके आगे रस्सी वगैरह बांधी और देखो फटाफट मैं हाथ से यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर अब छेद होने लगा। पॉइंट क्या हुआ कि इन्होंने भी अपने आप को क्या करा, स्टेगनेंट नहीं रखा, इन्होंने भी अपने आप के अंदर क्या करने लगे, चेंजेस करने लगे। ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अभी भी कंट्री साइड के अंदर जो अपनी वर्कशॉप्स चला रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग कॉमन लाइफ एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें जो डिजिटल पेमेंट वाला सीन होता है, ठीक है, पहले क्या होता था, सारी चीजें हम लोग को अगर ग्रोसरी लेना है तो ग्रोसरी शॉप पे जाना पड़ता था। अब क्या करते हैं, डायरेक्टली बिग बास्केट पे ऑर्डर करो, हमारे पास ग्रोसरी हमारे घर पे आ जाती है। अब ग्रोसरी हमारे घर पे आ रही तो ऐसा तो नहीं ना कि कॉलोनीज के अंदर जो किराना शॉप्स थी वो खत्म हो गई। कॉलोनीज में अभी भी किराना शॉप्स है ना, वो किराना शॉप वाले ने क्या करा अपने आप को थोड़ा सा एडवांस कर लिया, उसने प्रॉपर सेक्शंस बना दिए, पैकेज्ड प्रोडक्ट रखने लग गया, ठीक है, डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करने लगे, उसने भी अपने आप को थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग की तरह सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रमोट करने लगा, ठीक है। लोगों को और सहूलियत देने के लिए क्या बोले आप हमको व्हाट्सएप पे ही ऑर्डर दे दो, हम आपको घर पे डिलीवर करवा देंगे। क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा डेवलप कर लिया। ऐसा नहीं हुआ कि भाई बिग बास्केट आया या जितने भी ऑनडोर जो भी नए नए एप्लीकेशंस के थ्रू मेरा काम चल रहा है उनके कारण, मतलब जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके कारण ऐसा नहीं हुआ कि जो ट्रेडिशनल तरीके से काम हो रहा था वो कंप्लीटली ठप पड़ गया, बंद ही हो गया। नहीं, अभी भी हम लोग को जरूरत पड़ती तो हम हर चीज के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं क्या, नहीं, मुझे पास में मैगी चाहिए तो मैं मैगी फटाफट ऑनलाइन थोड़ी ऑर्डर करूंगा, 2 दिन मैगी, 1 घंटे मैगी, 2 घंटे मैगी, भाई मेरे घर के बाहर जाऊंगा, किराने की दुकान पे जाऊंगा, उसके पैसे दूंगा, मैगी ले आऊंगा। पार्ट क्या हो रहा है कि अभी मेरे लिए बहुत स्मूथ हो रहा है ना, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, थोड़े से चेंजेस उन्होंने करे, मतलब अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करा। उन्होंने मशीन का यूज नहीं करा, उन्होंने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया, अपने आप को अपग्रेड करा, जिसके चक्कर के अंदर ये लोग अभी भी मार्केट में क्या कर रहे थे, सस्टेन कर रहे थे, भले ही मार्केट के अंदर इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आ गई, ठीक है। और ये जो सेक्टर थे ये बहुत सारे नॉन मशीनाइज सेक्टर्स थे, ठीक है, जहां कौन कौन से सेक्टर्स की बात करें, जैसे फूड प्रोडक्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गई, बिल्डिंग, पोर्ट्री, ठीक है, ग्लास वर्क के जो काम थे, फर्नीचर, जैसे मैंने तुमको एग्जांपल भी फर्नीचर का दिया, तो फर्नीचर मेकिंग, तो जितने सारे सेक्टर्स थे, यहां पर अब क्या होने लगा, यहां पर हमको एक प्रॉपर पेस या एक प्रॉपर डेवलपमेंट देखने को मिला। न्यू टेक्नोलॉजी was expensive and merchant and industries were cautious about using it। पॉइंट क्या, मैंने पहले भी बताया कि जो न्यू टेक्नोलॉजी थी, अभी हम लोगों ने सबसे इसके थोड़े जब पहले पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने क्या देखा था कि न्यू इंडस्ट्रीज जब डल रही थी तो अब मिल्स जो थी, कॉटन मिल्स हो गई, तो उनके अंदर अब कॉस्टली मशीन्स हम लोग लगा रहे थे, ठीक है। तो अब क्या होने लगा, जब मैं कॉस्टली मशीन्स इम्पोज कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मैं देखूंगा क्या उसका इतना आउटपुट मुझे मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो मैं उस पर काम करूंगा, नहीं मिल रहा है तो क्या करूंगा, मैं रुक जाऊंगा ना। तो यही चीज हमको यहाँ देखने को मिला कि हमको आउटपुट, और ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये जब कॉस्टली है तो एक सोचते थे, भाई एक बात बताओ, मुझे एक छोटा सा भी खर्चा करना रहता है तो मैं 5 बार सोचता हूँ कि यार ये करूँ तो नहीं करूँ, वेस्ट तो नहीं है, ठीक है, मेरा तो नॉर्मली काम चल ही रहा है, क्यों दूसरा खर्चा बढ़ाऊं।
तो मैं जब इतना कॉशियस होता हूँ तो ऑब्वियसली बात है, जब उनको इतनी महंगी महंगी कॉस्टली मशीन्स को इम्पोज करना है, अपने प्लांट पे लगाना है, तो 50 बार सोचेंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी वर्कर्स जो हैं, अभी भी कितने परसेंट, 80% कामकाज तो अभी वर्कर्स के थ्रू ही हो रहा है। या ऐसा बोलूं कि वर्कर्स जो हैं वो 80% अभी भी नॉर्मल तरीके से ही काम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच से ही काम कर रहे हैं। तो मैं क्या सोचूंगा कि फोकट क्यों मैं एक नया खर्चा अपनी जेब में डालूं, जब मेरा काम ये भी वही कर रहे हैं जो ये करेगा। ठीक है, तो ये एक चीज हमको देखने को, तो वो लोग बहुत कॉशियस हुआ करते थे इस चीज को लेकर। ठीक है, इसके आगे से काम करता, एक कॉमन चीज हम लोग देखते हैं कि भैया आजकल क्या होने लग गया भाई, ऑन कॉल हम लोग सारी चीज़ें मंगा लेते हैं, फ़ोन पे ही ऑर्डर करा, सब्जी हमारे घर पे आ जाती है। ठीक है, जो भी चीज़ कर रहे हैं कंप्लीट डिजिटलाइज हो गया, सारी चीज़ फ़ोन पे होने लगी। लेकिन फ़ोन पे ऑर्डर होने, मान लो ऑनडोर हो गया, ऑनडोर के थ्रू क्या होता है, हमारे घर पे सामान आ जाता है, बिग बास्केट, या बिग बास्केट पर ऑर्डर करो, सब्जी घर पे आ जाती है। लेकिन क्या ये आने से जो ट्रेडिशनल सब्जी मंडी वाला सीन था वो ख़त्म हुआ? क्या नहीं हुआ। जो वेंडर्स जो सब्जी लेके घूमते थे कॉलोनीज के अंदर, क्या वो खत्म हो गए? नहीं। हाँ, पहले ऐसा होता था कि दिन भर में 20 घूमते थे, अब क्या होने लगे, दिन भर में 5 घूमने लगे। लेकिन पूरे कंप्लीटली डिसअपियर हुए? क्या नहीं हुए। ठीक है, इन्होंने भी क्या करा, इन्होंने भी अपने आप को क्या करा, ग्रो करना स्टार्ट करा, इन्होंने भी अपने आप में कुछ ना कुछ चेंजेस करने लगे। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि अब इनकी कंपटीशन का जो स्केल है वो बहुत बढ़ गया है। तो इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने भी अपने आप को डेवलप करने लगे। इन्होंने बोला चलो ठीक है भैया, आप हम आपको ये घर घर गली में घूम रहे थे, मतलब होम डिलीवरी तो दे ही रहे, बट इन्होंने क्या बोला, ठीक है सर हमारे यहाँ भी अब हम ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा इन्होंने चेंज करने लगे मार्केट के चेंजेस के हिसाब से। पहले क्या करते थे, सिर्फ कुछ सिलेक्टिव सब्जियां रखते थे, बट अब क्या होने लगे, जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ की लोग वेजिटेबल्स रखने लगे, ब्रोकली रखने लगे भैया, कि जो भी आपके एवोकेडो, मैंने कॉमनली देखा है कि एवोकेडोज दिखने लगे, ब्रोकलीज देखने को मिल गई। तो अब क्या हो गया, पहले जनरली जो वेंडर्स आते थे वो ये चीज़ें लेकर नहीं आते थे, बट जैसे जैसे मार्केट के अंदर चेंजेस आने लगे, इन्होंने भी अपने आप को क्या करने लगे, ग्रो करना स्टार्ट करा। तो उसके चक्कर में भी क्या रहा कि जो अभी हम लोगों ने ये पार्ट समझा, तो उसके चक्कर में क्या रहा कि प्रॉपर जब मशीन्स का डेवलपमेंट चल रहा था, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से डिसअपियर नहीं थी, उनकी सिग्निफिकेंस अभी भी मार्केट में थी। Even at the end of 19th century, less than 20% of the total workforce was employed in the technologically advanced industrial sector. अब देखो क्या बात समझ रहे हैं, अभी भी 19th सेंचुरी के एंड तक भी आते आते लेस देन 20% लोग ही अब कायम में इंडल्ज हैं टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्री, मतलब मॉडर्न इंडस्ट्री समझ लो। और अभी भी 80% लोग कायम में इंडल्ज हैं, अभी 80% लोग अभी भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में इंडल्ज हैं। और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में इंडल्ज होने के कारण ये पूरा सेगमेंट डिसअपियर नहीं हो पाया। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। Textile was dynamic sector, but a large proportion of output was produced, large proportion of output produced not within the factories but outside within the domestic units। मतलब अभी भी जो ट्रेडिशनल सेंस से कंट्री साइड है वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा था, और अच्छा खासा, ठीक है, अच्छा खासा प्रोडक्शन हमको दूसरे पार्ट्स के अंदर, मतलब लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन अभी भी हमको कंट्री साइड देखने को मिला। ठीक है सर, the pace of change in the traditional industries was not set by the steam power cotton or metal industries, but they did not remain entirely stagnant either। मतलब जो पेस था वो ऑब्वियसली इनके थ्रू जो स्टीम पावर्ड कॉटन मिल्स है या मेटल इंडस्ट्रीज हैं उनके थ्रू चेंज हुआ, लेकिन ये इंटायरली स्टेगनेंट नहीं था। मैं जैसे बता रहा हूँ, इन्होंने भी क्या करा, ग्रोथ देखी, इन्होंने भी अपने आप में चेंजेस करे। जो भी हम लोगों ने रिसेंटली एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा था कि ऑनलाइन पेमेंट लेने लगे, ठीक है, तो इन्होंने भी क्या करा, अपने को आपको डेवलप करा ताकि मार्केट के सबसे भी अपने आप को चेंज कर पाए। Seemingly ordinary and small innovations were the basis of growth in many non-machine। देखो क्या बात करी, ऐसे सेक्टर जो नॉन मैकेनाइज हैं वहां पर अब क्या हो रहा है, छोटे छोटे इन्होंने इनोवेशंस करते रहे, छोटे छोटे चेंजेस करने लगे। जैसे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री थी, या बिल्डिंग, पॉटरी, ग्लास वर्क, या फर्नीचर मेकिंग, इन्होंने क्या करा, थोड़े थोड़े टूल्स लिए हैं, इन्होंने नए नए स्टाइल देखने को लगे। तो इसके चक्कर में क्या हुआ, नए चेंजेस यहाँ पर आए, इन्होंने अपने वर्किंग पैटर्न में चेंज करा, कुछ न्यू पैटर्न्स ये लोग मार्केट के अंदर लेकर आए, प्रोडक्ट की नई डिज़ाइंस लेकर आए। तो उसके चक्कर में क्या हुआ, अब मार्केट में इनकी भी डिमांड बढ़ने लगी, तो इन्होंने भी अपने आप में चेंजेस करे। आगे बढ़ते हैं सर। न्यू टेक्नोलॉजी वाज एक्सपेंसिव एंड मर्चेंट्स इंडस्ट्रियलिस्ट वर कॉशियस अबाउट यूजिंग इट। अब देखो, जो नई
टेक्नोलॉजी होती है, जो नई इंडस्ट्री होती है, वो क्या होती है, महंगी होती है। भाई एक चीज़ समझो, कॉमन सी बात है, अगर हम एक छोटा सा भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई छोटी सी भी चीज़ करते हैं, तो हम लोग क्या बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं कि यार जैसे मान लो अभी कोई सेम ऑथर होता है और बुक देखना रहता है, तो हम क्या करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि एक ही बुक लेना है, भाई 3 बुक से या 3 ऑथर्स हैं हमारे पास, इन तीनों में से कौन सा लें, ठीक है। तो हमारा तो इतना छोटा सा डिसीजन में हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी बुक लेना है। या फिर अगर मान लो कोई मुझे कार खरीदना है, ठीक है, या बाइक खरीदना है, तो कार बाइक में भी हम क्या करते हैं, कितने हमारा बोले कि यार बजट है, बोले 15 लाख तक का बजट है, ठीक है, या 10 से 15 लाख तक का बजट है। अब 10-15 लाख में तो कितनी सारी कार आती है, खरीदना एक है, कंफ्यूज कितने रहते हैं कि यार भाई ये इतना बड़ा डिसीजन है और इतनी सारी कार से, तो मुझे एक चीज़ का, तो हम क्या होते हैं, कॉशियस होते हैं कि डिसीजन लेने के अंदर। तो ऐसे ही क्या होता है, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे या मर्चेंट्स थे, ये कॉशियस, इनको अभी भी मन में शंका थोड़ी बहुत थी, यार इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सही है नहीं है, सही है नहीं है, करें नहीं करें, तो इस बीच के अंदर ये लोग रहते थे। और अभी भी मार्केट में क्या कर रहे थे ये लोग, बोला कि यार बिना मशीन लगाए भी मेरा काम चल रहा है ना, तो इन्होंने क्या करा, पहले थोड़े समय तो इनका काम चलाया, ठीक है, और धीरे धीरे बाद में इनको समझाया कि यार नहीं यार ये बहुत कॉस्टली है, तो धीरे धीरे पहले फंड्स इकट्ठा करा और फिर मशीन से लेकर आए। ऐसा नहीं कि इनके पास फंड्स नहीं था, फंड्स था, लेकिन उन्होंने पहले देखा कि यार मार्केट में क्या ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है क्या, पहले दूसरे लोगों को करके देखने लोग, पहले जब दूसरे लोग अच्छे से, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, उनका डेवलपमेंट दिख रहा है, तो ये लोग लेकर आएंगे। तो ये पेज जो इनिशियल फेज था वो थोड़ा सा स्लो पेज पर रहा, लेकिन बाद में फिर इसने एकदम से बूम पकड़ा, ठीक है। They were not as effective as their inventors and the manufacturers claim, ठीक है। जैसा उन्होंने बोला था कि जो उनके इन्वेंटर्स या मैन्युफैक्चरर ने क्लेम करा था कि यार ये मशीन से इनटू, जैसे मैंने वो बोला था कि इनटू 100 टाइम्स क्या हो गया है, आपका प्रोडक्शन आउटपुट चेंज हो गया है, तो उन्होंने तो और भी बोला होगा, तो बोले कि यार भाई जैसा क्लेम कर रहे हैं कि इनटू 100 इसका प्रोडक्शन होगा, तो क्या इतना हमको बेनिफिट देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने कभी कभार बोला कि जैसा क्लेम किया जा रहा था वैसा हमको रिजल्ट, डिजायर्ड आउटपुट देखने को नहीं मिला। प्लस बहुत सारे टाइम पे हमको ये भी, जैसे आउट ऑफ सर्विस गए मशीन, उन्होंने बोला कि यार आपको 10 साल तक मशीन को कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सही साइड चलेगी, कोई सर्विस रिक्वायर्ड नहीं होगी। बट देखने पड़ा थोड़े ही समय बाद क्या हो गया, मशीन डैमेज हो गई, ठीक है, कुछ पार्ट ओवर हीटिंग के कारण डैमेज हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे रिस्क भी एसोसिएटेड थी इसके साथ, जो कॉस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर रही थी। तो ये एक बहुत दिमाग में उनके खटक रही थी पार्ट, यार ये हम डिसीजन लें या नहीं लें। James Watt improved the steam engine produced by the Newcomen and उसको क्या करा एंड पेटेंट द न्यू इंजन इन 1781। तो जेम्स वॉट ने क्या करा भाई, जो स्टीम इंजन था उसके अंदर क्या करा, चेंजेस करा और उसके अपने नाम पे पेटेंट करा लिया 1781 में। ये रहे भाई हमारे जेम्स वॉट, और जेम्स वॉट ने जो स्टीम इंजन बनाया वो रहा ये। हिज इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन मैन्युफैक्चर्ड द न्यू मॉडल। उनके इंडस्ट्रियल फ्रेंड एक और है मैथ्यू, उन्होंने क्या करा, इसका एक और नया मॉडल बनाया। ये देखो ये भैया मैथ्यू बोल्टन और इन्होंने क्या करा, एक और नया स्टीम इंजन का मॉडल बनाया। इसके थ्रू क्या हो रहा लगा कि अब स्टीम इंजन बहुत क्योंकि ये क्या करते, जैसे पुराने जो चेंजेस आ रहे थे, तो मतलब जो पुराने टेक्नोलॉजी थी वो इतनी इफेक्टिव नहीं इनको परफॉर्म करती, क्योंकि जैसे हम लोगों ने डिजायर्ड आउटपुट देखने को नहीं मिला था। तो इन्होंने क्या करा, थोड़े चेंजेस करे, और बाद में जब ये चेंजेस हुए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल देखने को मिले। देयर वर नो मोर देन 321 स्टीम इंजन्स ऑल ओवर इंग्लैंड, ठीक है, इतने सारे इंग्लैंड में इन्होंने लगा दिए। Of these 80 were in the cotton industries, 9 in wool industries and the rest in mining, canal works and in the iron works। तो इस तरीके से जो इंजन है उनको उन्होंने इन पर्टिकुलर पार्ट्स के अंदर रखा है। Steam engine were not used in any of the other industrial till much later in the century। तो अभी 19th सेंचुरी की बात करें तो 19th सेंचुरी के एंड तक भी ये जो स्टीम इंजन थे ये इन्हीं पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वर्क कर रहे थे, दूसरे सेक्टर के अंदर देखने को नहीं मिल रहे थे। सो इवन द मोस्ट पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी दैट एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मैनिफोल्ड वाज स्लो टू बी एक्सेप्टेड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट। क्यों, इसका रीजन हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि भैया एक तो एक्सपेंसिव थी, दूसरे लोग कॉशियस थे इतना बड़ा डिसीजन देखने के लिए, तीसरा जो उन्होंने प्रॉमिस करा था वैसा उनको प्रॉमिस देखने को नहीं मिल रहा था, जो डिजायर्ड आउटपुट था उनको देखने को नहीं मिला। तो उन्होंने क्या बोला, भाई पहले मार्केट के अंदर लोगों कर लो। हम यही करते हैं, कोई नई कार लॉन्च होती है पहले दिन जाके ले आते हैं, क्या नहीं लेके आते, क्या सोचते हैं भाई थोड़ा मार्केट में 2-3 इसके रिव्यूज देख लें, मार्केट में पहले चल रही है नहीं चल रही, इसकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उसके बाद हम ये वाला खरीदेंगे। अगला पार्ट क्या आया, दी मशीन्स ऑफन ब्रोक डाउन एंड रिपेयर वर कॉस्टली। पॉइंट समझना भाई, देखो छोटी सी मशीन होती है, मेरा अगर पॉइंट खरीदना, हम लोग मोबाइल खरीदते हैं ना
तो मोबाइल आ तो जाता है, लेकिन अगर एक बार मोबाइल की स्क्रीन डैमेज होती है तो पहली बार जितने समय तक मेरे मोबाइल की स्क्रीन डैमेज हुई उतने समय तक मेरा काम नहीं होगा, उतने समय तक काम नहीं होगा। और दूसरा, मैं उसको रिपेयर कराने जाऊंगा तो रिपेयर वॉज कॉस्टली। पॉइंट ये बताया कि मशीन्स ऑफन ब्रोक डाउन। भाई इतना ज़्यादा काम करूंगा, दिन भर ही मोबाइल पर पप पप टक टक पबजी 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 खेलता रहूंगा तो क्या होगा? ऑब्वियस बात है ना कि एक टाइम पे स्क्रीन खराब होना ही है। अब स्क्रीन खराब होगी तो मैं क्या करूंगा? वापस उसको रिपेयर कराऊंगा, न्यू स्क्रीन को इसमें रिप्लेस करवाऊंगा और वो कॉस्टली होगी। तो पार्ट यहीं पर आया कि मशीन्स बहुत जल्दी खराब हो जाती थी। जल्दी खराब होने के कारण, क्योंकि अभी किसी को पता ही नहीं ना, पॉइंट समझो, ये वो फेज है जब नई मशीन्स आ रही है, कैसे उसे यूज़ करना, उसको क्या क्या प्रिकॉशंस मुझे लेना, ये भी सब लोगों के पास नहीं। तो मैं मशीन्स लाऊंगा तो ऑब्वियसली गलत तरीके से यूज़ करूंगा, खराब हो जाएगी, जब खराब होगी फिर जाऊंगा, फिर रिपेयर करूंगा, फिर मेंटेनेंस, और वो टाइम पे मेरा उतने समय तक मेरा प्रोडक्शन भी सफ़र कर रहा है और फिर उतनी मुझे कॉस्ट वहाँ पर लगानी पड़ेगी। ठीक है, दे वर नॉट एज इफेक्टिव एज देयर इन्वेंटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स क्लेम। जो उसका जितने जो इन्वेंटर्स थे और मैन्युफैक्चरर्स उन्होंने बताया था कि यार ये मशीन से आपका 100 गुना प्रोडक्शन हो जाएगा, 200 गुना प्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? ये हुआ, लेकिन इतना इफेक्टिवली, भाई हाँ 50% 70% मेरा प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं हो गया कि मेरा प्रोडक्शन एकदम चार चांदी लगाने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली मेरे को आउट, जैसे ये पॉइंट बताया, आउट ऑफ सर्विस रहने लग गई, ब्रेक हो गया मेरा कामकाज। तो मेरे जो न्यू जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बहुत कॉशियस होने लगे कि यार भाई मैं इसमें पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं, पहले काम करता हूं मार्केट के अंदर ही चलने देता हूं। ठीक है, मार्केट में जब लोगों इसे खरीद लेंगे उसके सारे ड्रॉबैक्स हो जाएंगे। जैसे ये कॉमन चीज़ है ना, ये भले नेगेटिव पार्ट है, लेकिन हाँ जब कोविड वैक्सीन आया था तब क्या हुआ था, लोगों कितने उत्साह, भाई कितने असमंजस में थे कि यार मैं लगाऊं वैक्सीन या नहीं लगाऊं। भाई वैक्सीन लगाने के बाद बीमार तो नहीं हो जाऊंगा? क्या हो रहा था भाई, पहले कॉलोनी के 4-5 लोगों ने लगा लिया, उनसे पूछते क्यों अंकल कैसा क्या रहा आउटपुट, तो उन लोगों के पहले वो उन्होंने सेटिस्फाई हो गए। उसके बाद लोगों ने क्या करा, वैक्सीन होगा। और एक बार जैसे ही वैक्सीन का लोगों के माइंड से वो डर खत्म हुआ, कितना रैपिडली वैक्सीन प्रमोट हुई। तो सेम ऐसा ही हुआ कि इनिशियली क्या होने लगा था कि लोगों ने उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इनिशियली वो चेंज के लिए बहुत कॉशियस थे, लेकिन जैसे जैसे इसके बारे में मार्केट में इंफॉर्मेशन फैलती गई, यूज टू होते गए, ये एक बहुत पेस से हमको डेवलपमेंट देखने को मिला। जेम्स वॉट ने क्या करा, स्टीम इंजन को इम्प्रूव करा, जो कि जो न्यू कॉमन, थॉमस न्यू कॉमन जो है उन्होंने क्या करा था, जो स्टीम इंजन है उसको इंट्रोड्यूस करा था। और इन्होंने क्या करा था, जेम्स वॉट ने उसको इम्प्रूव करा और उसको पेटेंट करा लिया 1781 के अंदर। जैसे ही उन्होंने पेटेंट करा ना, पॉइंट ये कि जिस दिन ये भाई साहब इन्होंने क्या करा, पेटेंट कराया, अगर इन्होंने पेटेंट करा तो अगले ही दिन से इनका काम एकदम जोरों शोरों से चलने नहीं लगा। हुआ क्या था, इन्होंने पेटेंट कराया, बहुत धीरे, बहुत समय तक तो इनका माल बिका ही नहीं, बहुत धीरे 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 इनका जो प्रोडक्ट था, मतलब जो स्टीम इंजन था, वो बिकने लगा। क्यों? जो वही एग्जांपल मैंने तुमको बताया कोविड वैक्सीन का, क्या हुआ था, इनिशियली लोग बहुत कॉशियस से, भाई लगवाऊं नहीं लगवाऊं, लोग पहले लोगों को लगने दो, पहले मार्केट के अंदर फैलने दो, उसके बाद मैं लगवाऊंगा। तो सेम ऐसे ही हुआ, इन्होंने स्टीम इंजन लगाया। स्टीम इंजन नो डाउट बहुत अच्छा था, इससे प्रोडक्शन जो था वो बहुत बढ़ रहा था, लेकिन लोग अभी भी असमंजस में थे। उनके जो फ्रेंड थे मैथ्यू बोल्टन, उन्होंने क्या करा, एक नया मॉडल को क्या करा, डेवलप करा, स्टिल ये जो स्टीम इंजन का था, और उससे इन्होंने क्या करा, और बेहतरीन प्रोडक्शन करा। At the beginning of the 19th century, there were no more than 321 steam engines all over the England. कितने? 321, कुछ फ्यू नंबर्स के अंदर ही क्या थे, जो स्टीम इंजन्स थे एट द बिगिनिंग ऑफ 19th। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे फैलते गया, बाद में इसकी डिमांड बढ़ती गई और इनका काम बढ़ते गया। Of these, 80 were in cotton industries, 9 were in wool industries, and rest were in the mining, canal workers and iron workers. Point समझना, अभी भी मेजोरिटी कहाँ पर चल रहा है, 80 इधर देख लूँ, 9 कहाँ गया, 9 इधर देख लूँ, तो 89, मतलब भाई जो मेजर है वो अभी भी किस काम में चल रहा है मेरे पास, अभी भी मेरे पास यहाँ पर कॉटन, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में अभी भी जो स्टील इंजन से बहुत काम, तो अभी भी इनिशियल फेज में, ये इनिशियल फेज की बात चल रही है। ठीक है, इनिशियल फेज में कौन लीड कर रहा है, इनिशियल फेज में लीड कर रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेकिन धीरे 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 उन्होंने क्या बात कर रहे हैं, अर्ली 19th सेंचुरी के आते आते इनिशियली में क्या होने लगा था, ये लोग शिफ्ट हो गए थे माइनिंग, किस पे, आयरन इंडस्ट्री पे। तो दूसरे इंडस्ट्रीज में भी जैसे माइनिंग, कैनल वर्कर्स, आयरन वर्क्स, इन जगह पे भी इसकी डिमांड बढ़ने लगी थी। स्टीम इंजन्स वर नॉट यूज इन एनी ऑफ द अदर इंडस्ट्री टिल मच लेटर इन दिस सेंचुरी। सिर्फ इन्हीं सेक्टर्स तक एसोसिएटेड था जो स्टीम इंजन था, दूसरे इंडस्ट्रीज में इसको यूज में नहीं लिया है।
So even the most powerful new technology that enhanced the productivity of labor manifold was slowly to be accepted by the industry. क्लियर हो गया? जितना ज़्यादा डेवलपमेंट रहा, इतना अच्छा डेवलपमेंट रहा, इतने अच्छे आउटपुट रहे, इतना प्रोडक्टिव रहा, लेकिन फिर भी इसको जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने बहुत स्लोली एक्सेप्ट करा. धीरे 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 उसकी डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ने लगी.